चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। बादलों से बात करते ऊंचे शक्तिशाली पहाड़, दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, ऊंचाई से गिरते झरनों से लेकर कल कल बहती नदियां, रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से पटी वादियां और शानदार जानवरों से भरे जंगल। अ प्लेस व्हिच इज मिस्टिक, मिस्टीरियस एंड वाइब्रेंट। एक ऐसी जगह जहां मिलेंगे हंसते मुस्कुराते स्वागत करते चेहरे और प्यार की गर्माहट से भरे दिल। इंसान की कल्पना से परे एक ऐसी जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, रिच हेरिटेज और कल्चर से सभी का मन बांध लेती है। ये कोई फेरी लैंड नहीं है, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग मैजिकल अबाउट इट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, द अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट दुनिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट डेस्टिनेशन है, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सिक्किम भी इससे जुड़ गया है। ये 8 स्टेट अलग अलग विशेषताओं के साथ एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। सो वेलकम टू माई सफरनामा ऑफ दिस वंडरलैंड, विच इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट को जानने की शुरुआत करने के लिए गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी गुवाहाटी से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसा गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के आसाम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। एशियन टाइम में आसाम कामरूप था और गुवाहाटी प्रयाग ज्योतिषपुर कहलाता था। गुवाहाटी की हिस्ट्री और लेजेंड्स हजारों साल पुराने हैं। हमारे महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार ये एशिया के ओल्डेस्ट शहरों में से एक माना जाता है। आज गुवाहाटी को दिसपुर के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल ऑफ आसाम गुवाहाटी देश के सभी महानगरों और बड़े शहरों से एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज से वेल कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। टूरिस्ट के रहने के लिए यहाँ हर प्राइस रेंज में होटल आसानी से मिल जाते हैं। गुवाहाटी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मुगलों ने कई बार गुवाहाटी पर अटैक किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि गुवाहाटी पर माँ कामाख्या की कृपा हमेशा बरसती है और इसीलिए अपने सफरनामा की शुरुआत के लिए मैं जा रही हूँ माँ कामाख्या के दर्शनों के लिए। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के वेस्ट में करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को 16वीं सेंचुरी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने 17वीं सेंचुरी में इसे दोबारा बनवाया। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर
ढेरों दुकानों में प्रसाद, फूल, चूड़ी और सिंदूर मिल जाता है, जिसे भक्त खरीदकर देवी को अर्पण करते हैं। सुबह से ही यहाँ आने वाले भक्तों का तांता लग जाता है। कहते हैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर के इस पवित्र स्थान पर माता सती का योनि का भाग गिरा था। इस मंदिर को अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का केंद्र माना जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ नवरात्रि के समय। पूरा मंदिर फूलों से ढका हुआ है। आज मंदिर की सजावट देखते ही बनती है। देश भर से हजारों भक्त अपनी मनोकामना लिए माँ कामाख्या के दर्शनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। घंटों लाइन में लगकर वो माँ के दर्शन पाते हैं और धन्य हो जाते हैं। कहते हैं जब माता सती के जलते हुए शरीर को उठाए भगवान शिव क्रोध में तांडव करने लगे, तब ये सारी सृष्टि विनाश की ओर जाने लगी। तब माता सती से भगवान शिव की मोह को भंग करने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वो शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गए। माँ कामाख्या देवी का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर 4 कक्षों में बटा है, जिन्हें गर्भगृह, मंडप, पंका रत्न और नट मंदिर कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और नर नारायण की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर में 7 मीनारे भी हैं, जिनके ऊपर 3 सुनहरे कलश बने हुए हैं। कामाख्या देवी के मंदिर में तारा, धूमवती, भैरवी, कमला, बगुलामुखी आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं कि यहाँ मंदिर और मंदिर के बाहर इस नीलांचल पर्वत पर देवी 10 महाविधाओं के रूप में विराजमान है। यहाँ कामाख्या मंदिर में हर वर्ष जून के महीने में 3 दिनों के लिए अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस मेले में भाग लेने दूर दूर से तांत्रिक यहाँ आते हैं। कहते हैं अपने देश से ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका जैसे देशों से भी तांत्रिक यहाँ अंबुबाची मेले के समय अपनी तंत्र सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं। ये मंदिर देवी की प्रतीकात्मक ऊर्जा को समर्पित है। माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। यहाँ माँ कामाख्या देवी पिंडी रूप में दर्शन देती हैं। यहाँ वो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। माँ कामाख्या के दर्शन कर और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर अब मैं जा रही हूँ सोल कोची विलेज, जो बसा है ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक और गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर। विलेज में बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैंडलूम पर काम करती हैं, इसलिए इस विलेज को मैनचेस्टर ऑफ असम भी कहा जाता है। शहर से निकलते ही रास्ता इतना खूबसूरत हो गया कि मैं मंजिल के बारे में सोचने लगी और सोल कोची विलेज ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूर पर बसा ये गांव बेहद खूबसूरत और शांत है। सोल कोची विलेज में ज्यादातर लोग वीवर्स हैं, जो हाथ से कपड़ा बुनकर बनाते हैं। कहते हैं यहाँ पर बनी सिल्क देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पसंद की जाती है।
यहाँ की 70% आबादी कपड़ा बुनने का काम करती है। सोलकोची विलेज में आपको गलियों से, घरों से हैंडलूम की रिदमिक आवाज सुनाई देगी, जो किसी संगीत से कम नहीं लगता है। ज्यादातर घरों में ट्रेडिशनल हैंड ऑपरेटेड लूम्स लगे हुए हैं, जिन्हें यहाँ टकसाल कहा जाता है। यहाँ कपड़ा बुनना पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी जीने का एक तरीका और लेबर ऑफ लव है। सोलकोची गांव में हम मिले दीपक जी से, जो कपड़ा बुनने के अपने पुश्तैनी काम को बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। ये मेखला सदर बोलते हैं हम लोग, जो आसामीज में लोग पहनते हैं वो मेखला सदर पहनते हैं। ये जो सिल्क होता है ये मालवाड़ी सिल्क है, ये सिल्क में बनता है और मुगा और तोस में भी बनता है। मुगा तो हम लोग इधर बनाते हैं, मुगा का ड्रेस ये तो असम में बहुत फेवरेट है। यह गांव में मालवानी सिल्क, तांत, मूंगा और टसर सिल्क से आसाम की ट्रेडिशनल ड्रेस, मेखला सादर और साड़ियां बनाई जाती हैं, जो देश विदेश में एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये तो सोलकोची में 3 तरीके के सिल्क बनाए जाते हैं, आसाम सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क। लेकिन मूंगा सिल्क, जिसे गोल्डन सिल्क ऑफ आसाम भी कहा जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ सोलकोची विलेज में ही बनाया जाता है। सोलकोची विलेज में बनी रंग बिरंगी ट्रेडिशनल मेखला सादर के रंग आसाम के वाइब्रेंट और कलरफुल कल्चर को कितनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस मॉडर्न वक्त में जब हर कोई बदल रहा है, तो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस इस बात का सबूत है कि बदलाव कितना भी क्यों ना आ जाए, लेकिन यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस आज भी यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। आसाम के रिच कल्चर और ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है बिहू फेस्टिवल। बिहू असम का मुख्य त्योहार है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ में बोगाली बिहू और कार्तिक के महीने में कटी बिहू मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाला रंगोली बिहू कहलाता है। ये नई फसल लगाने और नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रंगोली बिहू होता है, जो पूरे हफ्ते मनाया जाता है। अभी आसाम में रंगोली बिहू मनाया जा रहा है और उसका सेलिब्रेशन हर तरफ नजर आ रहा है। ट्रेडिशनल ड्रेस में छोटे छोटे बच्चे घरों में, बाजारों में, मंदिरों में, हर जगह ट्रेडिशनल डांस करते नजर आते हैं। लोग उन बच्चों को आशीर्वाद के रूप में पैसे देते हैं। ऐसे में हमारे कदमों को भी रोक लिया इन प्यारे प्यारे बिहू डांसर्स ने। उन्हें ट्रेडिशनल डांस करते देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे जो इसमें खुशी मिली वो तो इनकम्पेरेबल है ही, लेकिन उन लोगों से जो ढेर सारा प्यार मिला वो तो मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। एक बार तो मुझे लगने लगा कि मैं इन लोगों से अभी अभी नहीं मिली, बल्कि हमेशा से इन सबको जानती हूँ। हार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, जिसे लोग गुवाहाटी का चांदनी चौक भी कहते हैं। फैंसी बाजार शायद यहाँ का बेस्ट फ्ली मार्केट है। फैंसी बाजार में हर तरह की खरीदारी की जा सकती है। यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, जैसे खाने पीने की चीजों से लेकर क्राफ्ट आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, बैग्स, ज्वेलरी और कपड़े। फैंसी बाजार में यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस, मेखला सादर और असमीज साड़ीज की बहुत वैरायटी मिलती है। इतनी खूबसूरत साड़ियां और मेखला सादर देखते हुए
कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल पड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे सबसे छोटे आइलैंड उमानंदा की तरफ, जिसे ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था पीकॉक आइलैंड, जिस पर बना है भगवान उमानंदा का छोटा सा मंदिर। उमानंदा आइलैंड जाने के लिए मैंने ली फेरी, जो मुझे सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा देगी आइलैंड पर। ये है मेरा लग्जरी क्रूज और मैं तैयार हूँ ब्रह्मपुत्र पे सेल करने के लिए। मैं जा रही हूँ उमानंदा आइलैंड। So come and enjoy my beautiful Guwahati ride. ब्रह्मपुत्र भारत की एक मुख्य नदी मानी जाती है, जो तिब्बत से बहती हुई आती है और भारत की धरती को सींचती हुई बांग्लादेश तक जाती है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी खेती बाड़ी और यातायात के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में छोटे बड़े कई आइलैंड्स हैं, जिसमें से उमानंदा एक है। ये जलपरी बोट मुझे लेकर आई है उमानंदा आइलैंड पे। यहाँ पर भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये आइलैंड इतना छोटा है कि मैं इसे पूरा पैदल चलकर घूम सकती हूँ। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। इस खूबसूरत जगह पे बैठ के मैंने इस नारियल पानी को पिया। और आप सभी ने स्वच्छ भारत के बारे में तो सुना है ना? स्वच्छ भारत रखने के लिए हम सबको कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए इसकी सही जगह डस्टबिन है। आइलैंड में एंटर करते ही ये पहला गेट है, जहाँ से जाती हुई सीढ़ियां हमें ले जाएंगी उमानंदा मंदिर। कहते हैं ये आइलैंड भगवान शिव ने देवी पार्वती के लिए बनाया था। कालिका पुराण में भी इस आइलैंड का वर्णन है। कहते हैं यही कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी और भगवान ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसीलिए इस पहाड़ी को भस्मांचल भी कहा जाता है। यह मंदिर में भगवान उमानंदा, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ विराजमान हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना ये उमानंदा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में अहोम के राजा गदाधर सिंघा ने इसे बनाया था। नमः शिवाय। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही यहाँ खाने पीने की फ्रेश चीजें मिल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी खा लूं। कहते हैं किसी भी जगह को वैसे ही एंजॉय करना चाहिए जैसे वहाँ के लोकल्स करते हैं। तो मैं भी लोकल्स की तरह इस आइलैंड को एंजॉय कर रही हूँ। और ये खीरा वाकई काफी फ्रेश है। नाइस। हमारी फेरी हमें उमानंदा आइलैंड से वापस ले जाने आ गई है। और अब मैं जा रही हूँ असम स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन, जिसे वाइल्ड लाइफ पैराडाइज कहा जाता है। मैं हूँ असम स्टेट जू और बॉटनिकल गार्डन में, जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ एनिमल्स को क्लोज टू नेचुरल हैबिटेट में रखा गया है।
जू 400 एकड़ में फैला हुआ है और इतना बड़ा है कि इसे घूमने के लिए पूरा दिन कम है। इस जू की खास बात यह है, एनिमल्स जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से यहाँ सब कुछ क्रिएट किया गया है। ये चीतल है और इसको स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं और ये यूजुअली ग्रासलैंड में रहते हैं। एंड दीज आर 2 one-horned rhinos जो कि आसाम में ही पाए जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा यही है। मैंने ऐसे रोर करता हुआ लायन इससे पहले कभी नहीं सुना। ये व्हाइट बंगाल टाइगर है जो कि बहुत रेयर होता है। इनकी नीली आंखें होती हैं और नोज पिंक कलर की होती है और इनके ऊपर ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। ओह माय गॉड, इतनी पास से मैंने व्हाइट बंगाल टाइगर्स कभी नहीं देखे और ये तो बहुत ही एक्टिव है। ये गया अंदर और अपने केज से अपना खाना लेकर आया और यहाँ बैठ के अब आराम से अपना खाना खा रहा है और मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरती के बारे में मैंने बहुत सुना और पढ़ा था और मुझे खुशी है कि मुझे उससे भी ज्यादा देखने को मिला। कामाख्या देवी के दर्शन कर मन को बहुत शांति मिली। सोल कोची के बुनकरों को हाथ से कपड़ा बुनते देखने का मौका वाकई अनमोल था। बिहू के रंग और ब्रह्मपुत्र नदी की विशालता, ये सब ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। Natural beauty, diverse history, wild forest, mighty rivers और चाय बागान का खजाना जिस धरती पर है वो है आसाम की धरती। अपने देश की सबसे कम एक्सप्लोर्ड रीजन्स में से एक। असम हैज एन इमैक्युलेट एंड अनटच्ड ऑरा जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आसाम के कुछ ऐसे ही अनछुए हिस्से हैं जिसे आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ अपने सफरनामा में। सो वेलकम टू माय सफरनामा। सेवन सिस्टर्स में से एक ब्यूटीफुल सिस्टर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की धरती जहाँ अलग अलग मौसमों का उत्सव होता है। हरे भरे मैदान, दूर दूर तक फैले चाय के बागान, लैंड ऑफ वन हॉर्न राइनोज और हिस्टोरिकली मैजेस्टिक आसाम के कितने ही अनदेखे रूप हैं जिन्हें अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आसाम का ऐसा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है माजुली, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। क्यों, ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। समुद्र में बसे आइलैंड्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन नदी में आइलैंड के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये आइलैंड है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी में बसा आइलैंड है। सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ
जौहराट से निमिती घाट की ओर, जहां से मैं लूंगी फेरी माजुली जाने के लिए। निमिती घाट से बड़े बड़े स्टीमर माजुली जाते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये स्टीमर आपको आपकी कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर के साथ माजुली ले जाएगा। माजुली जाने के लिए मैंने कल्चरल कैपिटल ऑफ असम यानी जौहराट से फेरी ली है। ब्रह्मपुत्र में बसा माजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। निमिती घाट से सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक हर घंटे माजुली के लिए बोट मिलती है और माजुली के कमलाबाड़ी घाट से निमिती घाट तक सुबह 7 बजे पहली और शाम को 3 बजे आखिरी बोट निकलती है। रोज बहुत से टूरिस्ट निमिती घाट से बोट लेते हैं और शाम तक माजुली घूमकर लौट आते हैं। ऐसे ही एक टूरिस्ट कपल से हमारी मुलाकात हुई बोट पर। अभी माजुली आइलैंड पे जा रहे हैं, हमने उसके बारे में सुना, परसों ही हम लोग यहाँ आए थे, तो वी आर प्लानिंग टू विजिट माजुली नाउ। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट माजुली? नॉट मच, दिस मच ओनली कि यहाँ पर रिवर के बीच में एक आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, वन ऑफ इट्स काइंड, या यस दैट्स इट। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। जी, मैं भी पहली बार माजुली जा रही हूँ, so Okay. very excited. Okay. So you have a good trip, safe Thank you. trip, and enjoy your trip of Majuli. Thanks a lot. Thank you for talking to me. Thank you, sir. Bye bye. कहते हैं माजुली आइलैंड बना जब ब्रह्मपुत्र की उपनदी लोहित और दीहिंग नदी ने अपना रास्ता बदला। सितंबर 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली को लार्जेस्ट रिवर आइलैंड डिक्लेयर किया। माजुली अब सिर्फ आइलैंड ही नहीं है, बल्कि इसे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये खूबसूरत आइलैंड आज भी पोल्यूशन से दूर है। द आइलैंड सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, इसलिए यहाँ बर्ड्स, पेड़ पौधों और फूलों की ढेरों स्पीसीज देखी जा सकती हैं। माजुली में अभी मेरे सफर की शुरुआत ही हुई थी कि तभी मुझे दिखाई दी एक बहुत खूबसूरत साइट जिसने मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। छोटे से तालाब के किनारे बनी खूबसूरत असमी हट्स। बैम्बू हट्स असल में एक इको रिजॉर्ट है। टूरिस्ट इन हट्स को बुक कर सकते हैं और यहाँ की प्योरली नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने का मजा उठा सकते हैं। एक्चुअली इन हट्स को बनाने में कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ ये हट्स, ब्रिजेस, शेड्स और बैठने के लिए बेंचेस सब बैम्बू से ही बनाए गए हैं, यानी एवरीथिंग इज इको फ्रेंडली। छोटे से तालाब के किनारे बनी ये हट्स किसी फिल्म सेट की तरह लगती हैं। इतनी ग्रीनरी, इतनी ब्यूटी और उन पे बनी ये परफेक्ट हट्स। इट इज अ साइट टू रिमेम्बर। माजुली इतना खूबसूरत है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इस प्यारे से रिजॉर्ट को एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि माजुली में बहुत कुछ है देखने के लिए और मैं कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस नहीं करना चाहती। इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ के सत्र देखने, जिन्हें नामघर भी कहा जाता है। माजुली में करीब 65 सत्र हुआ करते थे, जो अब सिर्फ 22 रह गए हैं। ये सत्र प्रमुख रूप से वैष्णव ब्रह्मचारियों के निवास स्थान है। माजुली की सबसे प्रसिद्ध जगह है यहाँ के सत्र, जिन्हें भारत के अन्य भागों में आश्रम या मठों के रूप में जाना जाता है। ये सत्र 15वीं सेंचुरी में संत गुरु शंकर देव जी ने स्थापित किए थे और मेरे गाइड मुझे लेकर आए हैं यहाँ की सबसे प्राचीन
दक्षिणापथ सत्र में। Satras are basically a Neo-Vaishnavite religious institute. So it has founded by Mahaprabhu Srimanta Shankardev to reform the society, to unite the people. The word Satra itself signifies to gather the people. And during that time, it was like 15th century to 16th century, it was not a good time. The society was not stable. To make it stable, Mahaprabhu Srimanta Shankardev has introduced this Satra culture. And then he has introduced the setup of Satra. All four sides, the quarters of the Bhakats. Bhakats means the Vaishnavites who reside in the campus. And these are traditionally called as Bohas. And in the mid there is the temple. It's traditionally we call the Namghar. तो यहाँ वैष्णव रिलीजन फॉलो किया जाता है। हाँ। और आपने बताया कि चारों तरफ ये भक्त लोगों के घर हैं। हाँ। और बीच में जो है उसका नाम है नामघर। सत्र के चारों तरफ वैष्णव अनुयायी रहते हैं, जिन्हें भक्त भी कहा जाता है। छोटे भक्त भी अपना खाना खुद बनाते हैं और सत्र में पढ़ाई के साथ ये कॉमन स्कूल में भी पढ़ते हैं। ये श्री श्री दक्षिण पथ सत्र है, जहाँ भगवान विष्णु को पूजा जाता है। यहाँ भक्त भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। ये माजुली का प्राचीन और इम्पोर्टेंट सत्र माना जाता है। इसी मंदिर से रास लीला का फेस्टिवल शुरू किया गया था। माजुली में स्थापित सत्रों के प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। कहते हैं माजुली में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेले थे। शायद इसीलिए माजुली के लोगों के दिल में भगवान कृष्ण गहराई से बसे हुए हैं। यहाँ हर साल रास लीला का मंचन किया जाता है और 3 दिनों तक चलने वाले इस मंचन में लगभग हर माजुली वासी हिस्सा लेता है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण माजुली में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आए थे, तो सत्यभामा को लगा कि शायद कृष्ण उन्हें द्वारका ले आए हैं और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या यही आपकी द्वारका है। तो इस पर कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया कि नहीं, लेकिन एक दिन यह नगरी भी द्वारका हो जाएगी। सत्र के शांत वातावरण में आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मन करता है जैसे हमेशा के लिए वक्त यहीं ठहर जाए। माजुली में ज्यादातर घर ट्राइबल हट के रूप में बने दिखाई देते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी, मछली पालन और कपड़ा बुनने का काम करते हैं। गोस्वामी जी के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ती है नदी। जी हाँ, नदी के बीच में बसे इस आइलैंड पर बहती है एक और नदी, जिसे टूनी नदी कहा जाता है। माजुली के 22 सत्रों में से एक समगुरी सत्र, जो कि एक ग्रह सत्र है। इस सत्र के हेड हैं श्री हेमचंद्र गोस्वामी जी। इस सत्र में 17th सेंचुरी से समगुरी मास बनाए जा रहे हैं और हेमचंद्र गोस्वामी जी इस मास मेकिंग की कला के एक्सपर्ट हैं। अभिनंदन है आपका कि आपने हमें अपना वक्त दिया। मुझे बताइए कि मास मेकिंग माजुली में कैसे शुरू हुआ और क्यों बनाया जाता है? मुखा शिल्प অসমৰ এক পুৰণা শিল্প আৰু এই শিল্প বিশেষকৈ জড়িত আছে নাটকত অৰ্থাৎ ভাওনাত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই মুখা ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰাইছিলে। ये एक्चुअली मास्क मेकिंग जो ये होगा बहुत ही पुरानी आर्ट
16th सेंचुरी श्रीमंत शंकरदेव गुरु जी, असम का गुरु जी, उन्हीं ने शुरू कर दिए है कल्चर। बेसिकली ये मास्क ड्रामा के लिए होगा। ड्रामा एक्चुअली असम इस कॉलेज भावना में क्या हुआ, कोई कोई कैरेक्टर अपना मुख पे मेकअप करके लोग परफॉर्म किए हुए हैं। अगर ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कैरेक्टर मेकअप से पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपना मुख पे, ऐसा वाले कैरेक्टर मुखौटा से परफॉर्म किए हुए, यही होगा ट्रेडिशन। सो इसकी ये ट्रेडिशन शंकरदेव गुरु जी ने दे दी। तो आप हमें कुछ माजुली के बारे में बताइए। एक्चुअली माजुली होगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर का बीच में जो रखा हुआ माजुली। माँ मीन्स लक्ष्मी, माँ मीन्स लक्ष्मी, और जूली मीन्स भराल मीन्स जो प्रिजर्व किए हुए, प्रिजर्व करने का जो ये किए हुए हम लोग भराल बोलते हैं ना, यही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले ये मास्क ऐसे नहीं हुआ करते थे। सन 2000 से डॉक्टर साहब ने मास्क ऐसे बनाए हैं कि ये अब लाइव लगते हैं। माजुली में मुखौटा बनाने की कला उतनी ही पुरानी है जितने पुराने यहाँ के सत्र हैं। गोस्वामी जी की रंग बिरंगे मास्क की दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगी। दुनिया की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से दूर माजुली की दुनिया बेहद सुकून देती है। जिंदगी जीने की कोई जद्दोजहद नहीं, पैसे कमाने की कोई होड़ नहीं। माजुली एक बेहद खूबसूरत एहसास है जिसे सिर्फ सुनकर महसूस नहीं किया जा सकता। माजुली से लौटकर मैं जा रही हूँ एक और नेचुरल अबॉर्ड, काजीरंगा में। इफ यू लव वाइल्ड लाइफ तो आपको काजीरंगा जरूर आना चाहिए। काजीरंगा इंडिया का मोस्ट सॉट आफ्टर वाइल्ड लाइफ हॉलिडे डेस्टिनेशन है। 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क में 2200 से ज्यादा वन हॉर्न राइनोस रहते हैं, जो कि वर्ल्ड की 2/3 राइनो पॉपुलेशन है। काजीरंगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे यूनेस्को ने 1985 में डिक्लेयर किया था। बट हिस्ट्री ऑफ काजीरंगा डेट्स बैक टू 1904, जब वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन की वाइफ मैरी कर्जन यहाँ आई थी। मैरी कर्जन को यहाँ एक भी वन हॉर्न राइनो देखने को नहीं मिला। तब उन्होंने लॉर्ड कर्जन से इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने को कहा और ऐसे एस्टैब्लिश हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क। मॉर्निंग, इट्स 8 AM और मैं जा रही हूँ काजीरंगा सफारी के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दिस इज द ओनली प्लेस जो आपके बकेट लिस्ट में नहीं है तो जरूर डालिए, बिकॉज देयर इज नो अदर प्लेस लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क। आई एम सो एक्साइटेड। और रास्ते में मुझे मिल गए बिहू के लोक गीतों पर नाचते गाते छोटे छोटे बच्चे, और मैं खुद को उनके बीच जाने से रोक नहीं पाई। दिस इज सो नाइस। इस समय यहाँ बिहू फेस्टिवल चल रहा है और इसीलिए ये बच्चे रोक कर डांस कर रहे हैं और अब मुझे इन्हें पैसे देने होंगे और तभी मुझे यहाँ से जाने का रास्ता मिलेगा। ये 7 दिन का फेस्टिवल होता है जो पूरे असम में इस समय सेलिब्रेट हो रहा है। हाउ लकी एम आई टू एक्सपीरियंस दिस।
काजीरंगा फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। साथ ही यहाँ पर एशियाटिक एलिफेंट्स देखे जा सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मानी जाती है। एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे ना 2400 प्लस राइनो है। तो राइनो सॉलिटरी एनिमल है, यानी हाँ। कि अकेला रहता है। अकेला रहता है, लेकिन फीमेल होने से ना बेबी रहेगा उसका साथ। जब वो लोग ग्रास खाते हैं ना, इकट्ठा होकर सब एक साथ खाते हैं। अच्छा, तो इनके भी सब अपने अपने टेरिटरी होते हैं? हाँ हाँ मैम, हाँ। एक राइनो ने कम से कम एक जगह पे 30-35 डेज रहते हैं। Oh my goodness, इतनी पास से राइनोस मैंने कभी नहीं देखे। This was the most amazing experience. काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये इंडिया के बेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक है। यहाँ सिर्फ आपको वन हॉर्न राइनो और बंगाल टाइगर ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, पेड़ पौधों और फूलों की ढेरों स्पीसीज भी देखने को मिलेगी। Look at this! अगर आप काजीरंगा आए तो ये सुवेनियर की तरह यहाँ से जरूर लेके जाएं। मैं यहाँ से ये वन हॉर्न राइनो जरूर लेके जाऊंगी। काजीरंगा में वाइल्ड लाइफ को इतना नजदीक से देखने के बाद मैंने सोचा कि अगर आसाम आई हूँ और मैंने चाय के बागान नहीं देखे तो क्या देखा। आसाम की चाय देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। मैं अभी हूँ आसाम के जोरहाट शहर में, जिसे टी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 135 टी एस्टेट्स हैं। और अभी मैं जिस टी एस्टेट में हूँ ये बेहद खूबसूरत है। अगर सुबह सुबह गरम गरम प्याला चाय का हाथ में आ जाए तो नींद चुटकियों में भाग जाती है। हमारी सुबह को तरोताजा बनाने में आसाम का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया की 50% टी प्रोड्यूस आसाम से ही आती है। आसाम की चाय की बात ही कुछ और है। इसकी महक और इसका स्वाद एकदम अलग है, और खासकर अगर आप इसे चाय के बागान के बीच में बैठकर पिएंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अपने घर में चाय बनाते हुए हम कभी सोचते भी नहीं कि ये चाय हमारे कप तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ अपनी आंखों से देखने के बाद चाय के कप के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अगर आपको नेचर को पूरी तरह से उसकी हर रूप में एंजॉय करना है तो आसाम आपकी ट्रैवल लिस्ट में होना ही चाहिए। मैंने तो यहाँ आके बहुत एंजॉय किया। ब्रह्मपुत्र में माजुली तक का क्रूज बहुत ही कमाल का था। माजुली जाना यानी 100 साल पहले भारत में कदम रखने जैसा है, जहाँ मॉडर्न टाइम्स की कुछ ही टेक्नोलॉजी आ पाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में नेचर के बीच रहने का मजा ही कुछ और था, और चाय के बागानों ने तो मेरी चाय के लिए थिंकिंग ही चेंज कर दी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अपने सफरनामा में आसाम से अब मैं विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी जगह जो मशहूर है अपनी सीनिक एनवायरनमेंट और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के लिए, यानी अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला शहर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप ट्रैवलिंग।